हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चले हैं जो BHU एमकॉम से रिलेटेड है कि बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था कि सर कॉस्ट अकाउंट के बारे में कुछ बता दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूं कि अब सारा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट अकाउंट से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम बता देते हैं। ठीक है, 2 क्लासेस हम लेने वाले हैं कॉस्ट अकाउंट का। आज आपको बेसिक कॉस्ट अकाउंट के बारे में बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ चीज़ें बता देंगे। ठीक, अगर हम कॉस्ट अकाउंट की बात करें तो कॉस्ट अकाउंट बेसिकली देखिए कि जिसको आप बोलते हैं लागत लेखांकन। ठीक है, अगर अकाउंटिंग देखा जाए तो अकाउंटिंग के वेरियस टाइप्स हैं कि हमका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसी में आपका एक आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बेसिकली ये चीज़ सीखते हैं कि कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, मीन्स कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो हम अपने कस्टमर को देने वाले हैं, उस कस्टमर को हम देने से पहले मीन्स हम कहें कि उसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट रखते हैं उस प्रॉफिट को अगर हम हटा दें कि उसको देने के लिए हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उन सब का सम टोटल की जब बात होती है वो हमारा होता है कॉस्ट। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का जो लागत की बात आती है तो जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं अल्टीमेट कस्टमर को पहुंचाने से पहले, मीन्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचे उसके पहले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उसके कॉस्ट का फॉर्म बनते हैं। तो अब हम कहें कि उसको अगर हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखने की बात करें तो कॉस्ट क्या होता है, और हम कहें कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग करने वाली है कि उस कॉस्ट को कैसे डिसाइड करेगी, कौन कौन से मेथड्स वो अप्लाई करती है। ठीक, तो अगर हम बात करें बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की तो कौन कौन से तरीके हैं, मीन्स कोई भी कंपनी है वो कॉस्टिंग कैसे करती है। तो पहला जैसे हम बात करें सिंगल और आउटपुट और यूनिट और यूनिफॉर्म कॉस्ट मेथड। अब देखिए कॉस्ट मेथड जो कॉस्टिंग की बात आ रही है तो अब देखिए कि पहला मेथड जो है इसके कई सारे नाम हैं, तो ये आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा सिंगल, आउटपुट और यूनिट और यूनिफॉर्म कॉस्ट मेथड। अब इसमें उन प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की जाती है जो हम कहें कि कंपनियों में रेगुलर बेसिस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे हम कहें कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर क्लोथ्स एग्जांपल लेते हैं, क्लोथ्स आप बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं। अब कपड़े का आपके यहाँ अगर रेगुलर बेसिस पे डे बाय डे हम कहें 24/7 का प्रोडक्शन चल रहा है तो वहाँ पर जो आपका कॉस्टिंग का मेथड अप्लाई जाता है वो सिंगल या आउटपुट या यूनिट या यूनिफॉर्म कॉस्ट मेथड उसको बोला जाता है। फिर हम नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्रैक्ट और जॉब और टर्मिनल कॉस्टिंग। अब एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है कि इसको हम कहें कि ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर अगर कोई प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके लिए जो कॉस्ट मेथड हम अप्लाई करते हैं उसको कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट या जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं या उसी को टर्मिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कि क्या होता है कि जैसे हम कहें कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही आप देखिए कि कोई भी चीज़ आप करने वाले हैं सामने वाले के इच्छा अनुसार। जैसे हम कहें कि आप कोई बिल्डिंग बनाने वाले हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग क्या होता है कि हम कैसे कैसे जो उस बिल्डिंग को परचेज कर रहे हैं, मीन्स जो फ्लैट ले रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको देना है, या हम कहें कि रोड्स आप बना रहे हैं तो रोड्स क्या है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन जो आप करने वाले हैं ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। अगर हम कहें कि हम क्लोथ इंडस्ट्रीज है लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल टाइप्स के क्लोथ्स बनाने का हमारे पास डिमांड आता है, या हम कहें कि हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है कहता नहीं हमें इस प्रकार का एक स्पेशल नेचर का क्लोथ्स बना के दीजिए, तो हमारा क्या होगा कि बस उस पर्टिकुलर कस्टमर के हम कहें कि प्रेफरेंस का अकॉर्डिंग बनाना है तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। जब हम कहें कि कोई भी प्रोडक्ट जो है डिफरेंट स्टेज से गुजरता है, मीन्स हम कहें कि एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको कई सारे स्टेज से होकर फाइनल जाके वो प्रोडक्शन तैयार होता है, तो हम और एक डिफरेंट स्टेजेस की बात करें हम कहें कि एक ही डिपार्टमेंट में कि एक डिपार्टमेंट के अंदर उसको अलग अलग स्टेजेस से अगर गुजरना पड़ रहा है तो उसके लिए जो कॉस्टिंग हम अप्लाई करते हैं वो क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे हम कहें कि मान लीजिए कि कोई एक हम कहते हैं कि चलिए ग्लास बना रहे हैं, ठीक है। अब ग्लास को पहले क्या किया जाता है कि उसके लिए लेट्स लिया गया, पहले उसको क्या किए पिघलाते हैं, फिर पिघलाने के बाद किए कि फिर उसको एक साँचे में डालते हैं, फिर उसको हम कहें क्या कि फिर पानी में डाल रहे हैं ठंडा करने के लिए या कहीं कोल्ड स्टोरेज पे। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कई सारे प्रोसेस लग रहे हैं, एक ही फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए उसको कई स्टेज से गुजारना पड़ रहा है, तो उसके लिए जो कॉस्टिंग हम अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। फिर डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके गुजरते हुए फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में क्या हुआ कि उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कहें कि फर्नीचर बना रहे हैं, तो एक डिपार्टमेंट का क्या हुआ कि जो हमारे पास वुड्स हैं उसको लेकर केवल जो उसका ऊपर का पार्ट है, मीन्स हम कहें कि केवल उसको
चिकना कर देता। फिर सेकेंड डिपार्टमेंट में गया, उसको क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि बेड बनाना है तो बेड के लिए क्या किया गया, उसको कि वो कटिंग किया गया। चेयर बनाना है तो चेयर के लिए कटिंग किया गया। फिर उसके बाद अलग डिपार्टमेंट में जा रहा है तो अब वहाँ पे अगर बेड का चीज़ है तो बेड के तौर से ऐसा लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जब जाके कोई काम हो, कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है कई सारे डिपार्टमेंट से, तो उनके लिए जो होता है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग अप्लाई होती है। फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की बेसिकली हम बात करें कि जो सर्विसेज कंपनीज होती हैं, जो सर्विस देने वाली कंपनी होती है, वो अपने यहाँ जो कॉस्ट मेथड अप्लाई करती हैं उसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलता है। जैसे हम कहें कि रेस्टोरेंट्स की बात हो गई, या हम कहें कि हॉस्पिटल्स की बात हो गई, या हम कहें कि जो हमारे यहाँ की आरओ वगैरह देखिए लगा होता है, या एसी के सर्विस सेंटर वाले जो होते हैं, ये सब जो अपने यहाँ अप्लाई करते हैं ये सर्विस देने वाली कंपनियाँ हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये अप्लाई करते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे, मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग, वेरियस पार्ट्स नीड्स इन प्रोडक्ट। अब देखिए कि कई बार क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट को हम जब बनाते हैं उसमें कई सारे पार्ट्स को क्या किया जाता है कि मिला के उस प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट हमारा बन रहा है कि जिसमें कई सारे पार्ट्स को हम ला रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए जो कॉस्टिंग हमारा अप्लाई किया जाता है मेथड्स, वो मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग किया जाता है। जैसे हम कहें कि आप देख सकते हैं व्हीकल्स हमारे होते हैं, ठीक है। अगर गाड़ियों का कहें कि हम टायर कहीं से ला रहे हैं, उसके जो शीशे होते हैं कहीं से ला रहे हैं, सीट्स कहीं से ला रहे हैं, फिर हम कहें कि और इंजन कहीं से ला रहे हैं, सबको क्या कर रहे हैं हम असेंबल करके, मीन्स सबको एक साथ जोड़ के तब क्या करते हैं एक कार या बाइक बना रहे हैं। तो अब इसमें अगर जो मेथड अप्लाई किया जाएगा वो मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग बोला जाता है। फिर बैच कॉस्टिंग की बात आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन इन बल्क। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे एक प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो एक होता है, लेकिन वही प्रोडक्ट हम कहें कि कई वेराइटीज़ के होते हैं। तो अलग अलग वेराइटीज़ के लिए क्या किया जाता है कि उन सबका जब एक साथ कॉस्टिंग निकाला जाता है तो उसको बोला जाता है बैच कॉस्टिंग। जैसे हम कहें मिठाई की दुकान, आप देखिए मिठाई की दुकान पे क्या है कि ओवरऑल उसके यहाँ बन रही मिठाई, लेकिन अब उसमें भी कई सारे वेराइटीज़ होते हैं। हम कहें क्या नाम से कि काजू कतरी बन रही है, फिर हम कहें कि उसके यहाँ लड्डू बन रहा है, फिर गुलाब जामुन छेना, ये देखिए सब क्या है कि हैं तो सब स्वीट्स, लेकिन हर का अलग अलग अपना नेचर है। या मेडिसिन में आप देख सकते हैं कि अब मेडिसिन में कुछ पेन किलर हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि आपका एनर्जी के लिए होती हैं, ठीक, कुछ होते हैं कि आपके हड्डियों को मजबूत करने के लिए। तो ओवरऑल सब है मेडिसिन, लेकिन सबका अपना अलग अलग नेचर है। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्ट तो एक ही टाइप का है लेकिन उनके नेचर अलग हैं, उनकी कॉस्टिंग के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है उसको बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि रिड्यूस इन इफिशिएंसी, मीन्स हम कहें कि जो हमारे यहाँ इनएफिशिएंसी होती है कि अब इनएफिशिएंसी कई चीज़ों में हो सकती है। जैसे हम कहें कि हमारा जो रॉ मटेरियल लगता है, जो प्रोडक्शन करने वाले वो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, या हमारे जो लेबर हैं वो लेबर सही से काम नहीं कर रहे हैं, या हम कहें कि जो हमारा एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है उस पर अदर टाइप्स के तो वो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमको 100 यूनिट बनाना है, ठीक, तो 100 यूनिट के लिए हम डिसाइड कर देंगे, भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल देंगे भैया आप इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 100 किलो लगाएंगे। फिर हम अपने लेबर को बोल दिए कि आप इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 घंटे का टाइम लगाएंगे। अदर एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट जो है कि हम कहें कि अगर उससे रिलेटेड और कोई एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको बताएं कि इसके लिए आप केवल 5,000 रुपये लगाएंगे। अब देखिए सबको हमने क्या किया कि उनको बता दिया इतना करना है। अब एक्चुअल में जब प्रोडक्शन होगा फिर हम जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर हम कहें कि जो हमारा स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था उससे ज़्यादा उस पर लग गया तो दैट मीन्स इनएफिशिएंसी की तरीके से काम किया गया है, मीन्स वेरिएंस आएगा। अगर कोई भी डिफरेंसेस आते हैं वो अगर निगेटिव आ रहा है तो मीन्स हम कहें कि अगर ज़्यादा हमारा हो गया जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारे जहाँ पर भी गलती हुई है उनको हम लायबल ठहरा सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, अब देखिए कि बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं कि वो इस चीज़ को देखती हैं कि उन प्रोडक्ट बनाएं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन्स जब आप स्टार्टिंग में कहें कि मार्केट में उतरते हैं तो आपको क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस की बात नहीं होती है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आप मार्केट में अपने आप को सर्वाइव कीजिए, एग्जिस्ट कीजिए। तो एग्जिस्टिंग के लिए क्या होता है कि आप
कंपनी ये देखने की कोशिश करती हैं कि वो कौन सा यूनिट हम बनाएं या हम उनका कि वो कौन से कॉस्ट पे प्रोडक्ट बनाएं कि जिस पे हमें हमारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो निकल जाए। देखिए आपके पास दो कॉस्ट लगते हैं बेसिकली, अगर हम कहें कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो कॉस्ट जो होता है वो आपका मेन कहें टू टाइप्स के होंगे। एक होता है आपका फिक्स्ड, दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट वो होते हैं जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तब लगेगा, लेकिन नहीं बनाएंगे नहीं लगेगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट वो होते हैं आप प्रोडक्ट बनाइए या ना बनाइए वो आपको 100% इनकर करने हैं। तो अगर हम कहें कि कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए तो कोई भी कंपनी मार्केट में जो होती है, ठीक है, कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो वो पहला प्रायोरिटी उसका होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस अगर उसके निकल जा रहे हैं तो वो प्रोडक्शन करेगी, मीन्स वो सेलिंग करेगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो उसको ऑलरेडी निकलेगा ही निकलेगा। वेरिएबल कॉस्ट तब लगेगा जब प्रोडक्ट वो बनाएगी। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग को नहीं पता, लेकिन जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग सीखते हैं तो आप ये देखते हैं कि कंपनी अगर अपने फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल ले रही है या हम कहें फिक्स्ड कॉस्ट से 1 रुपये भी उस ऊपर कमाती है तो वो प्रोडक्शन करती है। अदरवाइज वो कंपनी क्या कहें मार्केट से बाहर चली जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉस में हो जाएगी। ठीक, तो ये जो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस के केस के लिए अप्लाई किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। हम कहें कि अगर कॉस्ट जो लागत होती है हमारी कॉस्ट, उसके कौन कौन से तत्व होते हैं बेसिकली। तो आपका मेन जो एलिमेंट्स होता है 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। अगर हम मटेरियल में बात करें डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर की बात करें डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंसेस की बात करें डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट की जो भी बात हो रही है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली हम कहें कि आपकी प्रोडक्शन से कोरिलेट करें, जहाँ पे आप हम कहें 1 to 1 रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। मीन्स हम कहें कि अगर एक यूनिट आप बना रहे हैं तो उस एक यूनिट की वजह से आपका मटेरियल इंक्रीज करेगा, डायरेक्ट लेबर इंक्रीज करेगा एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्रीज करेंगे, वो आपके डायरेक्ट में आ जाएंगे। ठीक, जैसे हम कहें कि फॉर एग्जांपल आप बिस्किट्स बना रहे हैं तो बिस्किट बनाने के लिए क्या होगा कि आपको व्हीट्स चाहिए। ठीक, तो अगर आप 10 बिस्किट बना रहे हैं तो आपको हम कहते हैं मान लीजिए आधा किलो व्हीट चाहिए। फिर हम कहें कि आप उसी का जस्ट क्या करें 2 टाइम्स करिए, 20 व्हीट्स बिस्किट बनाने वाले, तो आपको वो हाफ के जी की जगह 1 kg अब क्या होगा व्हीट्स की जरूरत पड़ेगी। वो क्या हुआ आपका डायरेक्ट मटेरियल हुआ। और हम कहें कि अगर आप 10 बिस्किट बना रहे थे, आपको 1 लेबर की जरूरत थी और जैसे ही आप 20 की तो आपको 2 लेबर की हो सकती है जरूरत पड़े। मीन्स अगर आप टाइम अपना चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर प्रोडक्शन हो जाए तो और क्वांटिटी इंक्रीज करे तो आपको लेबर बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये आपके डायरेक्ट हुए। इसी तरह से अदर एक्सपेंसेस की हम कहें कि उसको देखभाल करने के लिए कि अगर आप 10 बिस्किट बना रहे थे उसके लिए पैकेजिंग का जो था कि 1 पैक लगता था और 10 फिर बना रहे हैं 2 पैकेट लगेगा तो उसको पैकेजिंग कराना पड़ेगा, तो वो अदर एक्सपेंसेस में आप क्या कहें तो वो भी आपका इंक्रीज करेगा। तो मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जो हम कहें कि डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो तो डायरेक्ट में आते हैं। मीन्स वो डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, वो डायरेक्ट जहाँ पे 1 to 1 कोरिलेशन बैठे। और हम कहें कि जो आपके इनडायरेक्ट की बात हो रही है तो ऐसे मटेरियल्स जो हम कहें कि डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, या ऐसे लेबर जो आपके डायरेक्टली हम कहें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपका डायरेक्ट कहें हम कि प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो रहा, वो सब क्या होंगे इनडायरेक्ट होंगे। अगर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड की बात करें, इन सबको कंबाइंड रूप से आपका प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट में हैं उन सबको कंबाइंड रूप से बोलें तो ये ओवरहेड्स बोला जाता है। आपको ये पता होगा कि प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स आप बहुत सुने होंगे। तो प्राइम कॉस्ट हम बेसिकली कहें कि एक कॉस्ट शीट से निकल कर आता है। अभी हम आगे आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं ये क्या होता है। अगर हम बात करें प्राइम कॉस्ट की, जैसा अभी हमने बताया आपको कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनको अगर हम कंबाइंड रूप से करें आपका ये क्या होता है प्राइम कॉस्ट। फिर हम कहते हैं वर्क कॉस्ट। ये देखिए हम आपको कॉस्ट शीट जो आपकी होती है उसको एनालिसिस करने के तरीका बता रहे हैं, अभी आगे कॉस्ट शीट भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर अब हम वर्क कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका प्राइम कॉस्ट होता है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स को जैसे ही ऐड करेंगे आपका वर्क कॉस्ट बनेगा। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात अगर हम करें, वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड मीन्स जो आपके ऑफिस के खर्चे हैं उसको आप ऐड कर देते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। एंड फिर हम कहें कि टोटल कॉस्ट की बात, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट।
एंड सेल्स की हम बात करें तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये जब ऐड हो जाता है आपका सेल्स बन जाता है। यही आपका हम कहें कि जो ये 5 स्टेजेस हैं यहाँ पे, यही आपके कॉस्ट शीट में होते हैं, ठीक। लेकिन अब कॉस्ट शीट में जैसे हम बात करें कि जब डायरेक्ट मटेरियल की बात आती है तो आपके पास ओपनिंग मटेरियल क्या था, फिर करंट में कितना परचेज किए हैं, फिर हम कहें कि आपका क्लोजिंग कितना बचा, उन सब का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। तो आते हैं हम आपको कॉस्ट शीट भी दिखाते हैं कि कॉस्ट शीट को जो एनालिसिस होता है वो कैसे होता है, ठीक। अगर आप देखिए कि जब हम बात करें केवल मटेरियल से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उसमें ऐड कर देते हैं करंट में कितना परचेज किए हैं, और परचेज पे जो हमारे एक्सपेंसेस लगे हुए हैं उन एक्सपेंसेस को भी हम क्या करेंगे, साथ ही साथ ऐड करेंगे, और लेस उसमें से करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमारा क्या लास्ट में बचा हुआ है, या हम कहें कि रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हम कुछ रिटर्न किए हैं मीन्स परचेज रिटर्न की बात कर रहा है, फिर हम कहें कि एब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई ऐसा वेस्टेज जो हमेशा नहीं होता था कि अचानक हो जाए कि जिसपे आपका हम कहें कि कोई नियंत्रण नहीं था, उसको आप माइनस करेंगे। तो यहाँ से आपका निकल कर आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मीन्स हम कहें कि जो उस पर्टिकुलर ईयर में जिस टाइम या उस पर्टिकुलर मंथ्स में आप कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए। और ये ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट जब कॉस्ट शीट बनाई जाती है ये 2 तरीके से बनाई जाती है, एक आपका टोटल कॉस्ट निकाला जाता है, दूसरा आपका निकाला जाता है कॉस्ट पर यूनिट। अगर कॉस्ट पर यूनिट की हम बात करें तो टोटल कॉस्ट को आप नंबर ऑफ यूनिट्स जितना प्रोडक्ट कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ जाती है, ठीक। अब जब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका आ गया तो उसमें डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ऐड करते हैं तो आपको क्या होता है कि प्राइम कॉस्ट पता चलता है। मीन्स कॉस्ट शीट का जो अगला स्टेप आपका है प्राइम कॉस्ट, और अब इसमें हम बोलें फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर आप ऐड कर देते हैं, मीन्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस को आप ऐड कर देते हैं तो वो आपका जो इनडायरेक्ट वे में होता है कि वो क्या हो जाएंगे, आपका प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे, और इसमें से हम कहें कि लेस करना पड़ेगा आपको सेल ऑफ स्क्रैप्स। मीन्स जब आप प्रोडक्शन करते हैं कि आप देखेंगे बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं कि वेस्टेज होते हैं, जब उन वेस्टेज को क्या करेंगे सेल करते हैं, उससे जो एक्सपेंसेस आपका रियलाइज होगा उसको आप क्या करिए, लेस करिए, फिर ऐड करिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कि अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि कई बार देखिए कि हम कहें कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि एक टाइम पीरियड लेते हैं कि हाँ 10 घंटे में, या हम कहें कि वो कई सारे स्टेज से होकर गुजरते हैं तब जाके फिनिश आइटम बनते हैं। अब हम कहें कि फर्स्ट स्टेप उस प्रोडक्ट का कंप्लीट हो गया लेकिन सेकंड स्टेप में अभी नहीं पहुंच पाया है, मीन्स सेकंड स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप के बीच का जो उसका पीरियड होगा वो वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाएगा। तो अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट आपके पास है, मीन्स कोई स्टॉक्स है जिसका अभी वर्क इन प्रोग्रेस है कि अभी फिनिश आइटम नहीं तैयार हुआ, उसको आप क्या करिए, ऐड करिए। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी ऐसे तरीकों का है, ठीक है, तो उनको क्या करिए, लेस। तो आपका क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट इसको बोलते हैं। और इसी में हम कहें कि ऐड कर देंगे अगर आप ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम बात करें कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करें, मीन्स ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड कर दें फिनिश गुड्स के एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें फिनिश गुड्स के, तो हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जैसे कि आप देखें कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या अदर ओवरहेड्स जो आपके हैं उनको अगर ऐड करते हैं तो आपका बनता क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मीन्स जो आप कहें कि टोटल कॉस्ट की बात करें वो आएगा, और उसी में जब आप प्रॉफिट के एलिमेंट को ऐड करते हैं तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे सेल्स आ जाएगा या सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो टोटल सेल्स को आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाती है। ये बेसिकली हम कहें कि जो आपका कि प्रोडक्शन स्टार्ट करने से किसी भी प्रोडक्ट का हम कहें कि कॉस्ट डिसाइड करने का ये तरीका होता है, कॉस्ट शीट इसी को बोलते हैं। कि मीन्स एक एक स्टेप पे, हर स्टेप पे उसका क्या हमारे लिए कॉस्ट पड़ रहा है, क्या लागत हो रही है, अगर उसको हमें जानना हो तो हम कॉस्ट शीट्स के थ्रू जान सकते हैं। तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं कॉस्ट अकाउंट की नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगा। थैंक यू, गुड लक।